पी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ रहे हैं और उसका लास्ट ग्रुप है। चलिए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स दैट इज नोबल गैसेस। जनरली नोबल गैसेस बिल्कुल रिएक्शन करना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि ये सैचुरेट होते हैं। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में पूरे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन, यानी पी वाले में पूरे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, कंप्लीट होते हैं, तो ये रिएक्शन नॉर्मली नहीं करते हैं। Their inertness to the chemical reactivity is attributed due to the following reason. ऑलरेडी हमको पता है कि कौन कौन से कारण हैं, पर यहाँ पे 2 रीजन दिए हुए स्पेसिफिकली पढ़ लेते हैं बारी बारी। फर्स्ट वन इज द नोबल गैसेस एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि हीलियम में पी ऑर्बिटल होता है नहीं, उसमें तो केवल एस होता है ना, हीलियम की अगर बात करें तो। सो द नोबल गैसेस एक्सेप्ट हीलियम have completely filled ns2 and np6 electronic configuration in their valence। अब ये completely filled है, 9 है, इलेक्ट्रॉन चाहिए, 9 है, इलेक्ट्रॉन देना है ना, किसी भी तरीके से 9 को चाहिए न देना है। बिना गेन किए, बिना लूज किए ही ये सैचुरेट हैं। सैचुरेट हैं तो रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, they have high ionization enthalpy, है ना, and more positive electron gain enthalpy। आगे बढ़ते हैं। The reactivity of noble gases has been investigated occasionally ever since their discovery, but all attempts to force them to react to form compound were unsuccessful for quite a few years। क्योंकि वो रिएक्शन करते ही नहीं थे, तो शुरू में जितने भी अटेम्प्ट्स किए गए वो नॉर्मली, मतलब आप कह सकते हैं कि वो 100% सक्सेसफुल हुए ही नहीं, वो अनसक्सेसफुल ही रह गए। उसके बाद 1962 की बारी आई, तो वहां पे एक साइंटिस्ट थे नील बार्टलेट, जो ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी के थे, और उन्होंने पहली बार एक छोटा सा फॉर्मुलेशन किया। सो यू कैन रीड इट हियर। इन मार्च 1962, नील बार्टलेट, then at University of British Columbia, observed the reaction of noble gas। ये पहले आदमी थे। First, he prepared the red compound, which is formulated as O2 PtF6। He then realized that the first ionization enthalpy of molecular oxygen, that is 1175 kilojoule per mole, was almost identical with xenon। इसका भी कितना है? 1170, ठीक है, और ऑक्सीजन का 1175। तो एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, यानी ऑक्सीजन का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है बिल्कुल उसी के बराबर जेनन का भी निकला। ये पहले आदमी थे, यानी नील बार्टलेट, जिन्होंने पहली बार किसी नोबल गैस के रिएक्शन को आइडेंटिफाई किया, उसे देखा और सक्सेसफुली इसको समझा। He made efforts to prepare same type of compounds with xenon and was successful in preparing another red color compound, xenon platinum hexafluoride XePtF6, by mixing platinum hexafluoride and xenon। एक्चुअली xenon ही अभी तक का ऐसा आप कह सकते हैं नोबल गैस कंपाउंड ऐसा है जिसके ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड देखने को हमें मिलेंगे रिएक्शंस में, बाकी नॉर्मली जल्दी किसी और के देखने को मिलते हैं।
After this discovery, number of xenon compounds, mainly with most electronegative compounds like fluorine and oxygen, have been synthesized. मैंने कहा ना कि xenon के ज्यादा compounds देखने को मिलते हैं. The compounds of kryptons are very fewer. So only difluoride KrF2 has been studied in detail. Compounds of radon have not been isolated but only identified. इसको कभी isolate नहीं किया जा सका, बस इसको पहचाना गया कि हाँ ये वही कंपाउंड है, यानी डाइफ्लोराइड है रेडन का. और ये भी रेडियो ट्रेसर टेक्निक द्वारा पहचाना गया था. आर्सेनिक, नियॉन और हीलियम का कोई भी ट्रू कंपाउंड अभी तक नोन नहीं है. फ्लोरीन कंपाउंड्स पे xenon फ्लोरीन कंपाउंड्स, जहां 3 बाइनरी फ्लोराइड्स. xenon फॉर्म 3 बाइनरी फ्लोराइड्स. कौन कौन से? XeF2, XeF4 and XeF6. That is xenon difluoride, tetrafluoride and hexafluoride by direct reaction of elements under appropriate experimental conditions. ठीक है, ये तीनों ही बनाए जा सकते हैं एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में. पहले जब xenon ज्यादा अमाउंट में लिया जाए और फ्लोरीन कम अमाउंट में हो, 673 केल्विन 673 केल्विन का यूज किया जाए और प्रेशर 1 बार अगर रहे, इस कंडीशन में XeF2 बनेगा. क्या बनेगा? XeF2. इज इट क्लियर? सेकेंड कंडीशन तब हो जब xenon लेस अमाउंट में रहे, यानी 1. ठीक है, रेशियो वाइज बात करें तो रेशियो इसकी 1 रहे. और अब की बार फ्लोरीन ज्यादा अमाउंट में रहे, थोड़ा ज्यादा अमाउंट में लिया गया है, 1:5 के रेशियो इसको लिया गया. साथ ही साथ टेम्परेचर 873 केल्विन और प्रेशर 7 गुना ज्यादा कर दिया गया है, 7 बार. ठीक है. So at this time, now the compound which is formed is not a difluoride, but it is formed a tetrafluoride, XeF4. तो इस समय क्या बन गया? XeF4. नेक्स्ट, अब रेशियो को बहुत 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 चेंज कर दिया जाए, यानी Xe बहुत ही छोटी अमाउंट में है, 1 है, जबकि फ्लोरीन 20 टाइम्स रखा गया है, यानी बहुत ही ज्यादा रखा गया है, एक्सट्रीमली एक्सेसिव कंडीशन में रखा गया है ना. टेम्परेचर 573 केल्विन, लेकिन प्रेशर अगर आप देख पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, 60 to 70 बार, कई गुना ज्यादा है, मतलब एक्सट्रीमली हाई प्रेशर है. So in this condition, the actual product which is formed is a hexafluoride, that is xenon hexafluoride. इस तरह से ये तीनों F6 can also be prepared by interaction of XeF4 यानी tetrafluoride and O2F2 at 143 केल्विन. तो ये भी एक तरीका हो सकता है बनाने का, और ये एग्जाम में पूछ के बीच में से यहाँ से कोई एक चीज गायब कर देंगे और कहेंगे कि ये कैसे बन गया. तो सिंपल सी बात है कि यहाँ O2F2 होगा तब ये बनेगा. ठीक है. XeF4 plus O2F2, it gives XeF6 and प्लस ये क्या रिलीज कर रहा है? ऑक्सीजन. नाउ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं. तो XeF2, if you can see, XeF2, XeF4, XeF6, all these 3 compounds are colorless crystalline solids. All 3 are colorless crystalline solid and sublime readily at 298 Kelvin. पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स भाई बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये आसान, इनके पास फ्लोरीन बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करेंगे, आसानी से किसी को भी फ्लोरीन प्रोवाइड कर सकते हैं.
फ्लोरीन प्रोवाइड कर देंगे तो फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। दे आर रेडिली हाइड्रोलाइज्ड इवन बाय ट्रेसेस ऑफ वाटर, है ना, छोटा सा भी पानी का पार्ट मिल जाए तो ये हाइड्रोलाइज हो ही जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल XeF2 इज हाइड्रोलाइज्ड टू गिव xenon HF and O2. Xe, say this, 2XeF2 जो कि सॉलिड कंडीशन में है, क्योंकि अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो 2XeF2 प्लस 2H2O, बहुत ही छोटे अमाउंट में वाटर लिया, तब भी क्या हो गया, जेनन तुरंत अलग हो गया, ऑक्सीजन रिलीज कर दिया और HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड को इसने बना दिया। यानी ये द स्ट्रक्चर ऑफ free xenon fluorides can be detected from BSEPR and these are shown in जो नीचे अभी हम फिगर देखेंगे जो पर्पल और ऑरेंज कलर के यहाँ पे बने होंगे, ठीक है, in 7.9 XeF2 and XeF4 have linear and square planar structures, ठीक है, XeF2 का लीनियर स्ट्रक्चर होगा, XeF4 का स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। लेकिन अगर XeF6 की बात करें तो XeF6 का क्या होगा भाई, इसका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। VSEPR का फुल फॉर्म होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, ठीक है। Xenon fluorides react with fluoride ion acceptor to form cationic species and fluoride ion donors to form fluoroanions, ठीक है। यानी XeF2 अगर PF5 के साथ रिएक्ट करता है यहाँ पे तो ये क्या हो गया, XeF प्लस हो गया, यानी ये क्या हो गया, कटायन स्पीसीज हो गया। जब का डोनर हो जो आराम से फ्लोरीन क्या करे, इसको दे दे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, MF है, फ्लोरीन इसको डोनेट कर देगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि XeF7 नेगेटिव चार्ज हो गया उसके ऊपर, यानी फ्लोरोएनाइंस बन गया। तो ये याद रखेंगे, जब ऐसे किसी स्पीसीज के साथ हम एक्टिविटी कराएंगे जो कि फ्लोरीन को एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कैटायनिक फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा कंपाउंड। और जब हम ऐसी स्पीसीज के साथ रिएक्शन कराएंगे जो फ्लोरीन को प्रोवाइड कर देगा यानी दे देगा इसको, तो ऐसे में स्पीसीज अब की बार किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, एनायनिक फॉर्म में हो जाएगा। अब यहाँ पे M की जगह यानी मेटल की जगह क्या हो सकता है, सोडियम पोटेशियम रिपीडियम सीजियम, देख लिया जाए। तो पहला स्ट्रक्चर जो है ए वाला जो है वो XeF2 का है, किसका है, XeF2 का है, ठीक। लीनियर स्ट्रक्चर होगा, ये आप देख रहे हैं XeF2 एकदम सीधा है, यानी 180 डिग्री बना रहा है। इसलिए जब फ्लोरीन, जेनन और फ्लोरीन एकदम 180 में पढ़ते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, लीनियर, है ना, एक लाइन में पढ़ रहे हैं, एक लाइन में होगा तो लाइन लाइनियर या लीनियर होता है, ठीक। और ये जो आपके लोन पेयर्स देख रहे हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनकी वजह से रिपल्सन होती है, तो इसलिए यहाँ पे VSPR, है ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, इस थियरी का यूज करके हम इनके शेप को पता लगाने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो है ये XeF4 का स्ट्रक्चर है, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है, यानी ये स्क्वायर तो है, 1 2 3 4, चारों कॉर्नर पे 4 फ्लोराइड हैं, बीच में जेनन है, और इस तरह से ये क्वाड्रिलेटरल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब ये क्वाड्रिलेटरल का स्ट्रक्चर बनाते हैं और एक प्लेन पे बनाते हैं तो ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर कहलाता है। ये सब, दिस इज व्हाट डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल,
है ना। ऑक्टाहेड्रल रियल में होना चाहिए था, पर डिस्टॉर्टेड है यानी थोड़ा सा टूट गया है। तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना रहा है, इसका डिजाइन बन रहा है XEF6। ठीक है। नेक्स्ट, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर जो है, डी वाला यहाँ पे XEO F4। ठीक है, XEO F4 का स्ट्रक्चर है ये। XEO F4 के स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल हैं। स्क्वायर स्क्वायर क्यों? क्योंकि 1 2 3 और ये 4 स्क्वायर बन रहा है। और पिरामिडल कैसा है, जैसे अगर आप यहाँ से बनाना चाहें, सीरीज, ये पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर दिख गया। तो ये स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर है। इसी तरह से XEO3 की बात करें यहाँ पे, तो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये बहुत ही आसानी से आपको एक पिरामिड दिखेगा, दिख गया। तो ये पिरामिड हो गया। XE यानी जेनन ऑक्सीजन कंपाउंड्स की बात करते हैं। ठीक है, जेनन ऑक्सीजन कंपाउंड्स, जब XEF4 और XEF6 को हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये XEO3 कंपाउंड्स को प्रोवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे XEF4 प्लस 12H2O, तो इसने क्या किया, जेनन एक हमें दिया, साथ ही XEO3 प्रोवाइड किया। ठीक है, और O2 को रिलीज कर दिया, HF तो बनाया। तो यहाँ पे हमें किस तरह का कंपाउंड मिला, हमारे XEO3 टाइप का कंपाउंड मिला, जिसका स्ट्रक्चर अभी आपने नीचे देखा भी था, है ना। इसी तरह से XEF6 को H2O के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो अगेन आपको XEO3 कंपाउंड मिलेगा। ये समझ में आ रहा है। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराएं तो, यानी पार्शियल हाइड्रोलाइसिस अगर XEF6 का किए जाते हैं, इस कंडीशन में ऑक्सीफ्लोराइड्स बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं? ऑक्सीफ्लोराइड, यानी XEOF4, जो इसका स्ट्रक्चर आपने देखा, ये वाला स्ट्रक्चर था XEOF4 स्ट्रक्चर, स्क्वायर प्लेन था वो XEOF4 का था। साथ ही साथ एक और कंपाउंड बनता है XEO2F2। ठीक है, और यहाँ पे इसका रिएक्शन गिवन है, यू कैन सी द रिएक्शन XEF6 plus H2O, which gives you XEOF4 and 2HF. Then xenon hexafluoride plus water, which gives you XeO2F2। ठीक है, XeO2F2 plus 4HF। कहीं कोई कंफ्यूजन है, होगा तो पूछ लीजिएगा। आगे बढ़े फिर। सो XeO3 की बात करें कि इसका नेचर कैसा होगा। XeO3 is a colorless explosive solid। ये कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड होता है। ठीक है, एंड हैज पिरामिडल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ऑलरेडी हम इसको ऊपर देख चुके हैं, पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। XeOF4 is a colorless volatile liquid। ये कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड होता है। और स्क्वायर पिरामिडल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमने अभी ऊपर देखा। अब एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, तो ये तो इम्पोर्टेंट कैटेगरी में आता ही है। इसमें से सीधे बोर्ड के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। डज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ XEF6 लीड टू अ रिडॉक्स रिएक्शन? कह रहा है कि क्या XEF6 का हाइड्रोलाइसिस जो किया जा रहा है, क्या वो एक रिडॉक्स रिएक्शन की तरह बिहेव कर रहा है? आंसर होगा नो, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं। ठीक है, नो, द प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलाइसिस आर XeOF4 and XeO2F2,
where the oxidation states of all the elements remain same as it was in the reacting state. और इस हीलियम की बात करें यहाँ पे, तो हीलियम इज अ नॉन इनफ्लेमेबल एंड लाइट गैस। ठीक है, यानी हीलियम जलेगा बिल्कुल भी नहीं, नॉन इनफ्लेमेबल होगा और लाइट गैस होगा। इसलिए गुब्बारे में हम हीलियम गैस को भर देते हैं और गुब्बारा ऊपर उड़ने लगता हवा में। ये इसकी वजह से, हीलियम गैस की वजह से। तो बैलून में क्या भरते हैं हमें? हीलियम। यस, हीलियम याद कर लो। अब अपना होमवर्क कर लो, फिर बात करते हैं। Hence, it is used in filling balloons for meteorological observation. Meteorology also used in gas-cooled nuclear reactors. इसका यूज कहाँ होता है? गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी होता है। लिक्विड हीलियम, जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट दुनिया में सबसे कम होता है ना, 4.2 केल्विन। ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट हीलियम का होता है। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? हीलियम का। तो 4.2 केल्विन, ये भी याद कर लेना कितना होता है, 4.2 केल्विन। सो लिक्विड हीलियम फाइंड यूज एज क्रायोजेनिक एजेंट। क्रायोजेनिक मतलब जो एकदम ठंडा रहता है। फॉर कैरिंग आउट वेरियस एक्सपेरिमेंट्स एट लो टेम्परेचर्स। It is used to produce and sustain powerful superconducting magnets, which form an essential part of modern NMR spectrometers and magnetic resonance image system for clinical diagnosis. तो सोचिए कि हीलियम कितना यूज का हमारा कंपाउंड है और एटम है। ठीक है, इट इज यूज्ड एज diluent for oxygen in modern because of its very low solubility in blood। क्योंकि ये ब्लड में बहुत ही कम सॉल्युबल होता है, बहुत मुश्किल से घुलता है। तो ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने के लिए भी आजकल इसको हम यूज करते हैं। नाउ नियन इज यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब्स। नियॉन की बात कर लें तो ये डिस्चार्ज ट्यूब में यूज होता है, फ्लोरोसेंट बल्ब में यूज होता है, फॉर एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले, जो भी एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले होते हैं उनके बोर्ड पे चमकाने के लिए यूज होता है। नियन बल्ब्स यूज्ड इन बोटेनिकल गार्डन्स एंड ग्रीन हाउसेस। करें तो आर्गन इज यूज्ड मेनली टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर इन हाई टेम्परेचर मेटलर्जिकल प्रोसेस। आर्गन का यूज मेटलर्जिकल प्रोसेस में होता है और इसका यूज इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा वेल्डिंग ऑफ मेटल्स एंड अलॉय में भी इसका यूज हो रहा है। एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग द इलेक्ट्रिक बल्ब्स। ठीक है, तो नियॉन के अलावा आर्गन, नियॉन के अलावा कौन? आर्गन। नॉर्मल बल्ब जो पीले वाले हम सबसे ज्यादा घर में यूज करते थे, गार्डन वाले बल्ब की बात नहीं होती है, नियॉन वाले की नहीं, जो नॉर्मल हम घर में अपने यूज करते थे पहले, अब तो एलईडी बल्ब यूज होते हैं। उसमें क्या भरा जाता था? उसमें आर्गन गैस भरी जाती थी। पहले जीके का खूब क्वेश्चन बना करता था। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन लेबोरेटरी फॉर हैंडलिंग substances that are air sensitive। ठीक है, there are no significant use of xenon and krypton। xenon और krypton का कोई खास यूज यहाँ पे अभी तक नहीं पता है। they are used in light bulbs designing for special purposes। इसके अलावा कुछ खास भी इनके बारे में नहीं। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लें, आपके क्वेश्चन के आंसर मिल जाने चाहिए यहीं पे। Why is helium used in dividing apparatus?
ठीक है, इसका यूज डिवाइडिंग apparatus में क्यों करें? अभी अभी ऊपर वाले पैराग्राफ में आपने पढ़ा कि इस वाले पैराग्राफ में यूजेस में आपने पढ़ा कि क्यों करते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको आंसर मिलेगा। आंसर आप लिखेंगे, फोटो खींचेंगे,